गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी हिंदी व्याकरण का आज पाठ 2 शुरू करेंगे। पाठ 2 है वर्ण विचार तथा उच्चारण। तो इसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स करते हो, उसी तरह से हम हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर हैं छोटा अ, बड़ा अ, और व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, इस तरह से। तो उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आगे जैसे कमल है शब्द, तो कमल कैसे बनता है? क, अ, म, अ, ल, अ। तो जब हम कमल वर्ड बोलते हैं तो उसमें इस तरह से इन ध्वनियों का, स्वरों का और व्यंजनों का आवाज़ उनकी निकलती है। आगे विशेष वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपसे इस तरह से फिलअप में पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहोगे वर्ण। इसे अक्षर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप वर्ण या अक्षर लिख सकते हो। आगे वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जैसे व्यंजन क, ख, ग, तो उन्हें हम नहीं उनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण से ही शब्दों का निर्माण होता है। जब हमें वर्ण लिखने बोलने आ जाते हैं तो उसके बाद हम उनसे ही शब्द बनाते हैं। आगे वर्णमाला। वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट्स, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। कि जो वर्ण होते हैं उनके जब हम सारे वर्णों को इस तरह से इकट्ठा लिखते हैं तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों की पंक्ति या लड़ी। कि इस तरह से हम उन्हें जब एक पंक्ति में लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे? स्वर। तो हमारे स्वर क्या हैं? छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा आओ। तो हिंदी में जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 11। तो आपसे ये भी फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 11। उसके बाद व्यंजन है। इस तरह से ये व्यंजन लिखे हुए हैं क, ख, ग, घ, ड़, इस तरह से। तो ये कुल कितने होते हैं व्यंजन? 33। तो ये भी आपसे फिलअप्स में पूछ सकते हैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। आगे संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? ये 4 व्यंजन आपको बताए गए हैं जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्योंकि संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन बनता है, तो इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे अयोगवाह। अयोगवाह मतलब कई बार आप इस तरह से देखते हो कि हम जब शब्द लिखते हैं तो शब्द के ऊपर हमने बिंदी लगाई होती है अंग, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। कई बार आप कुछ शब्दों के ऊपर चांद बिंदु लगाते हो तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और कई बार कुछ शब्दों में किसी व्यंजन के पीछे इस तरह से 2 बिंदियां लगी होती हैं, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं और उसकी आवाज़ ह की तरह निकलती है, जैसे अतः। तो इस तरह से उसे हम विसर्ग कहते हैं। आगे हिंदी की विकसित ध्वनियाँ ये आपको बताई गई हैं। आगे वर्ण के भेद। अब ये जो वर्ण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर जो है हमारे छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
स्वरों से मात्राएं भी बनती हैं कि कई बार हम शब्द जब लिखते हैं तो उनमें इन स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनका भी हम प्रयोग करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना उसे बोलते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 11। आगे आपको ये बताया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ये भी आपसे फिलअप्स में पूछा जा सकता है कि स्वर के 3 भेद हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। तो सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें बोलते समय किस तरह से आवाज़ निकलती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कि जिन स्वरों को बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है, कि जब हम ऐसे स्वर जिन्हें जब हम बोलते हैं तो उन्हें बहुत ही कम समय लगता है बोलने में, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर सदैव अपने मूल रूप में रहते हैं, मतलब ये स्वर बदलते नहीं है, जैसे भी ये स्वर होते हैं वैसे ही रहते हैं, अर्थात इनमें कभी कोई स्वर अथवा व्यंजन नहीं मिला होता, अपितु ये दूसरे स्वर अथवा व्यंजनों में मिल जाते हैं। इसलिए इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे, और ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 4। और वो कौन कौन से हैं? छोटा अ, ई, उ, री। तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 है। आगे पेज नंबर 12। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों को बोलते समय ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जब हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करते हैं तो उन्हें उनसे ज़्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सभी दीर्घ स्वर 2 ह्रस्व स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। ये संख्या में 7 हैं, कि जो दीर्घ स्वर है उनकी संख्या कितनी होती है? 7। और वो कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, आओ। तो इस तरह से ये 7 स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर हम इन्हें कहते हैं। आगे है पलुत स्वर। पलुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलते समय ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम पलुत स्वर कहते हैं। हिंदी में पलुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। पलुत स्वर की पहचान के लिए उनके आगे इस तरह से लिखा जाता है, जैसे ये आपको चिन्ह बताया गया है, इस तरह से ये लिखा जाता है, जैसे ओम, हे राम। तो इस तरह से हम लिखते हैं। आगे स्वरों की मात्राएं, कि जो हम स्वर बोलते हैं उनकी कोई ना कोई मात्रा होती है। जैसे जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है, कि जब भी हम जो स्वर हैं या स्वरों की मात्राएं हैं उन्हें व्यंजनों के साथ मिलकर लिखते हैं, तब इनका स्वरूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। कि जब हम व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखते हैं तो अब उनका रूप जो है वो बदल जाता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। अब नीचे आपको इसमें इस तरह से इस बॉक्स में सारा बताया गया है। पहले आपको ये सारे स्वर जो हैं 11 स्वर वो बताए हैं, फिर आगे उनकी मात्रा बताई गई है कि कौन से स्वर की क्या मात्रा होती है, और फिर उसे व्यंजन के साथ मिलाकर आपको बताया गया है कि वो कैसे मात्रा की आवाज़ निकलती है, और फिर उसके साथ शब्द बनाकर आपको दिखाया गया है। आगे अ को छोड़कर
सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, कि जो छोटा अ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती जैसे ऊपर लिखा गया है, तो उसे छोड़कर बाकी जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये जो आपको दिखाया गया है हलंत, इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी स्वर की मात्रा, जैसे अ की मात्रा नहीं होती है कोई छोटे अ की, तो इसलिए हम इसे हलंत का शब्द में प्रयोग करते हैं। री संस्कृत भाषा में प्रयुक्त एक स्वर है। हिंदी में उच्चारण स्वर पर इसका प्रयोग री के समान होता है, कि जब हम हिंदी में री जो है इसकी कैसे इसे यूज़ करते हैं, री, इस तरह से हम उसे बोलते हैं। आजकल तत्सम शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज स्वरों के बारे में पेज नंबर 12 यहाँ तक पढ़ा है। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार रीड करना। थैंक यू।